नमस्कार, जय हिंद। आइस कॉरिडोर मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस कि भारत में प्रेस का विकास किस तरीके से होता है। ठीक है, और इसमें हम उन एक्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे जिनके माध्यम से अंग्रेज़ों ने या ब्रिटिश ने प्रेस को दबाने की कोशिश की, उनका दमन करने की कोशिश की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का जो पहला न्यूज़पेपर है वो कौन सा है? वो है बंगाल गजट, दी बंगाल गजट, या इसे ही एक और नाम से जानते हैं कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र। कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र ये कब स्टार्ट किया गया था? 1780 में। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा। ठीक है, जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा। लेकिन ये सरकार की बहुत ही ज़्यादा आलोचना करता था, इस वजह से सरकार ने इसको 1782 में क्या किया, इसको सीज कर दिया, इस न्यूज़पेपर को। ठीक है, जब लेकिन ध्यान रखना, इससे पहले भी कोशिश हुई थी। एक व्यक्ति था जिसका नाम था विलियम बोल्ट। क्या नाम था? विलियम बोल्ट। इसने 1766 में ही कोशिश की थी न्यूज़पेपर पब्लिश करने की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, उसे वापस ब्रिटेन भेज दिया था। ठीक है, भारत में जो प्रेस है उसका शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? पुर्तगीज़ के द्वारा। यहीं से जो प्रेस है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। जब इस प्रेस को सीज कर दिया गया था, इस न्यूज़पेपर को, बंगाल गजट को, तो उसके बाद तो और ढेर सारे यहाँ पर न्यूज़पेपर जर्नल आने लगते हैं। यहाँ देखिए नाम लिखा हुआ है, द बंगाल जर्नल, द कलकत्ता, ये 1786 में पब्लिश होना शुरू हुआ। द मद्रास कुरियर 1788 में, द बॉम्बे हेराल्ड, इसके अलावा अन्य पेपर भी थे, न्यूज़पेपर भी थे जो पब्लिश होना शुरू हो गए। समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि जो कंपनी, आपको पता है कि इस समय तक भी कंपनी से 1764 जब बक्सर का युद्ध होता है और उसके बाद तो लूटना भारत को शुरू करते हैं। कंपनी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि यहाँ पर जो भी इंडिया में चल रहा है, जो भी एक्सप्लॉयटेशन वो कर रहे हैं, वो ब्रिटेन के न्यूज़पेपर या ब्रिटेन तक पहुँचे। यहाँ के न्यूज़पेपर में जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं यहाँ के सोशल एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, बिल्कुल वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश सरकार इसके बारे में जाने। ठीक है, क्योंकि वो एक्सपोज हो जाते। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो भी न्यूज़पेपर्स थे उन पर कब्ज़ करना शुरू किया, और ये ज़रूरत थी उनकी। चलिए, अब यहाँ पर उन्होंने सबसे पहली कोशिश की सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम। ठीक है, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट मतलब प्रेस पे सेंसर लगा दिया 1799। इस समय कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि इस समय भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल है अभी, क्योंकि 1773 के रेगुलेशन एक्ट के तहत क्या किया गया था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और 1833 में आप देखेंगे कि उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो अभी लॉर्ड वेलेस्ली है और इसी ने क्या लाया था? सहायक संधि। ठीक है, तो वेलेस्ली के टाइम में ये लाया गया। और इसमें क्यों लाया गया था इसे, तो आप देखेंगे क्योंकि फ्रेंच इन्वेजन, क्योंकि डर था फ्रेंच इन्वेजन का, क्योंकि यही टाइम है जब फोर्थ आंग्ल मैसूर वॉर होता है। ठीक है, एंग्लो मैसूर वार जो है 1799 में ही होता है, और जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ होती है। तो उन्हें इसी बात का डर था। ठीक है, और इसके लिए ज़रूरी हो गया कि यहाँ पर देखिए क्या क्या इसने किया। ये एक वार टाइम प्रेस रिस्ट्रिक्शंस इसमें लगा दिए गए, साथ में प्री सेंसरशिप भी लगाया गया। ठीक है, लेकिन बाद में चल करके आगे देखेंगे जो लॉर्ड हेस्टिंग्स था उसके टाइम में इसमें कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस थे उनको रिलैक्स कर दिया गया। ठीक है, 1818 में। चलिए आगे देखते हैं इसमें। और 1818 में तो इस जो ये कानून था, जो प्री सेंसरशिप थी, उसे तो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में थोड़ा सा रिलैक्स किया गया था, बाकी फाइनली 1818 में इसको ख़त्म कर दिया गया। अब है लाइसेंसिंग रेगुलेशंस 1823। लाइसेंसिंग रेगुलेशंस 1823 का है ये। द एक्टिंग गवर्नर जनरल उस समय कौन था? जॉन एडम्स। ठीक है, एडम्स ने इन नियमों को लाया था। और ध्यान रखना है इसमें क्या बातें कही गई थी कि बिना लाइसेंस लिए प्रेस की स्थापना नहीं की जा सकती। ठीक है, बिना लाइसेंस के प्रेस वगैरह नहीं स्थापित किया जा सकता, स्टार्ट करना, यूज़ करना, ये सब नहीं किया जा सकता बिना कोई लाइसेंस के। और ये एक पेनल ऑफेंस होता, दंडनीय अपराध होता अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है। बाद में इस एक्ट को कवर जनरल्स, यहाँ पर देखिए जनरल्स, पंपलेट, बुक्स, इन सब पर भी लागू कर दिया गया। पहले तो ये समाचार पत्रों के लिए थे, लेकिन बाद में
इसको जर्नल्स, पम्पलेट, बुक्स तक एक्सटेंड कर दिया गया। लेकिन ध्यान रखना है, ये जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो मुख्यतः किसके लिए थे? इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स के लिए। समझिए, वर्नाकुलर, जो देसी भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में न्यूज़पेपर पब्लिश होते थे, उनके लिए थे। ठीक है, या जिनके जो एडिटर होते थे वो इंडियंस होते थे, उन न्यूज़पेपर जिनके जो एडिटर इंडियंस होते थे, उन पर भी ये कानून लागू होता था। और फाइनली इसी वजह से जो राजा राम मोहन राय की मिरात उल अखबार है उसे बंद करना पड़ा। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो मिरात उल अखबार राजा राम मोहन राय के द्वारा पब्लिश किया जाता था वो किस कानून के तहत बंद हुआ था? लाइसेंसिंग रेगुलेशंस 1823, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर जो एक्ट है वो है प्रेस एक्ट 1835, या इसे ही मेट कैफे एक्ट भी कहा जाता है। प्रेस एक्ट 1835 या मेट कैफे एक्ट कहा जाता है इसे। ठीक है, डिटेल में देख लेते हैं। जो मेटकॉफ है वो गवर्नर जनरल था 1835 से 1836 तक, और इसमें उसने क्या किया, जो 1823 का कानून था जो अभी हमने ऊपर देखा था, यहाँ देखिए, जो 1823 का था लाइसेंसिंग रेगुलेशन, इसको उसने क्या कर दिया? रिपील कर दिया, ख़त्म कर दिया। किसने? मेटकॉफ ने। अब इसने क्या किया? एक नया प्रेस एक्ट लाया, नया प्रेस एक्ट 1835। इस प्रेस एक्ट में थोड़ा सा कानून को और भी ज़्यादा रिलैक्स कर दिया गया, और उसमें कहा गया कि जो भी प्रकाशक होगा, पब्लिशर होगा या प्रिंटर होगा, उसे सिर्फ अपने स्थान के बारे में जानकारी देनी होगी कि वो कहाँ से पब्लिश हो रहा है। ठीक है, और आसानी से काम किया जा सकता था। इस वजह से जो मेटकॉफ है उसे क्या कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। क्या कहा जाता है? लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मेटकॉफ को। क्लियर है? और ध्यान रखना है, यहाँ पर ये जो कानून है मेटकॉफ के द्वारा बनाया गया वो 1856 तक चलता रहा। कब तक? 1856 तक लागू रहा। ठीक है, और इस दरमियान क्योंकि जो कोई यहाँ पर आज़ादी मिल गई थी लोगों को, कोई समस्या नहीं थी, सरकार बहुत ज़्यादा लाइसेंसिंग वगैरह ये सब खत्म कर दी, तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि अन्य न्यूज़पेपर्स इस समय तक आ जाते हैं। 1835 के बाद देखेंगे बहुत ढेर सारे न्यूज़पेपर पब्लिश होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है लाइसेंसिंग एक्ट 1857। ये आपको पता है कि इस समय जो विद्रोह की भावना हुई थी, विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, उसी को देखते हुए ये एक्ट लाया गया। चूँकि 1857 का रिवोल्ट जारी था, सरकार ने अचानक से इस कानून को लाया। क्यों? ताकि जो 1857 की सिचुएशन बन रही थी उसको क्या किया जाए? ख़त्म कर सके, उस रिवोल्ट को ख़त्म करने में, और ज़्यादा रिवोल्ट आगे बढ़ ना पाए, क्योंकि यही वो तरीका था, न्यूज़पेपर आदि के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जाता था। ठीक है, हालांकि उस समय का जो बुद्धिजीवी वर्ग था वो अलग था, लेकिन सरकार ने कोशिश किया कि कहीं ये चीज़ प्रेस वगैरह में भी ना चली जाए, तो इस वजह से इस कानून को लाया गया, लाइसेंसिंग एक्ट 1857। अब नाम से ही लग रहा है कि जो अभी मेटकॉफ ने ख़त्म कर दिया था लाइसेंसिंग के बारे में, वही लाइसेंसिंग एक्ट वापस ला दिया गया। ठीक है, और इसमें फिर से कह दिया गया कि आपको फिर से लाइसेंस वगैरह लेना होगा। ठीक, अगर कोई भी बिना लाइसेंस के कोई भी प्रिंटिंग वगैरह का काम करता है तो वो फिर क्या होगा? दंडनीय अपराध होगा। ठीक है, और इसमें सरकार ने कहा कि उसके पास जो है राइट रिजर्व है किसी भी पब्लिकेशन को रोकने के लिए। कोई बुक हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, प्रिंटेड मैटर हो, जर्नल हो, कुछ भी चीज़ को रोकने के लिए सरकार कर सकती है ऐसा। लेकिन ध्यान रखना, 1858 में इस कानून को रद्द कर दिया गया। मतलब एक ही साल के लिए कानून था, ज़्यादा, क्योंकि ये संकटकालीन था ना, मतलब इमरजेंसी की स्थिति में ये लाया गया था। नेक्स्ट जो एक्ट है वो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 का है, और यहाँ पर ध्यान रखना, ये रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867, और ये जो इसने क्या किया? मेटकॉफ एक्ट जो 1835 का है उसको रिप्लेस किया था। ठीक है, ध्यान रखना है, और बस इसमें कोई ख़ास बात ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सब में याद नहीं रखना है आपको। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसके जो प्रोविजंस हैं वो भी आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्यों लाया गया था, इसके पीछे क्या कारण थे? तो इसके पीछे कारण ये है कि देखिए, जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो उसमें बाद में जब चीज़ें सामने आई तो उसमें जो ब्रिटिश जनरल थे, ब्रिटिश न्यूज़पेपर थे, उन सब ने क्या किया, यहाँ पर सरकार की जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी उसको सपोर्ट किया। ठीक है, तो इस सपोर्ट की वजह से जो भारतीय मीडिया थी, न्यूज़पेपर थे, उन लोगों ने और ज़्यादा विरोध जताया। और विरोध किसके माध्यम से जताया? अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से, क्योंकि वहाँ की न्यूज़पेपर में क्या होता था, उसके सपोर्ट में बातें लिखी जाती थी, सरकार के सपोर्ट में। ठीक है,
तो इस तरीके से ये समस्या सामने आई। दूसरी बात, 1877 में 1877 में हमारे देश में एक दिल्ली दरबार, आपको पता होगा दिल्ली दरबार के बारे में हम पढ़ेंगे, दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। और वहीं दूसरी ओर हमारे देश में इस समय क्या हुआ है, अकाल पड़ा हुआ है और उस अकाल में लाखों लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। ठीक है, 1876 से लेकर के 77 तक ये अकाल पड़ता है और इसमें बहुत सारे लोग, लाखों लोगों की इसमें डेथ होती है, लेकिन सरकार को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ा। तो इस वजह से जो हमारे लोग थे उन्होंने न्यूज़पेपर में सरकार के खिलाफ लिखना शुरू किया। तो इससे जो लिटन था वो नाराज़ हो गया। लिटन को लगा कि अब इस प्रेस का जो मुंह है वो बंद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का निर्माण कराया, 1878 में बनाया। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये डिज़ाइन किया गया था किस लिए, बेटर कंट्रोल स्थापित करने के लिए जो वर्नाकुलर प्रेस हैं। ठीक है, इंग्लिश पर ध्यान उतना नहीं दिया, इन्होंने ध्यान दिया है जो देसी भाषा, जो क्षेत्रीय भाषाओं में जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसमें पब्लिश होते थे। ठीक है, और उनको पनिश करने के लिए, रिप्रेस करने के लिए। क्लियर। चलिए अब देखिए इसमें क्या प्रोविजंस हैं। इसमें कहा गया कि जो डीएम होते हैं, जो डीएम हैं उनके पास पावर है, किस बात की पावर है कि वो बॉन्ड पर सिग्नेचर करने के लिए कह सकते हैं जो भी न्यूज़पेपर को पब्लिश करने वाले लोग हैं। ठीक है, इस बॉन्ड में क्या प्रोविजंस थे, इस बॉन्ड में ये प्रोविज़न है कि अगर अगर वो कोई भी ऐसी सामग्री, कोई भी ऐसी चीज़ पब्लिश करते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ पब्लिश करते हैं जिससे क्या होता है समाज में मतलब असंतोष भड़कता है और जो उस समय ब्रिटिश क्राउन है उनके खिलाफ वो कोई भी मतलब ऐसी टिप्पणी कमेंट करते हैं जिससे लोग नाराज़ होते हैं, तो वो उनके जो प्रेस है उसको जब्त कर सकती है। इस पूरे इसमें प्रोविज़न किया गया। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो मजिस्ट्रेट है उसका जो एक्शन होगा वो फाइनल होगा और नो अपील, मतलब कि सरकार या जिसका भी न्यूज़पेपर सीज किया जाएगा वो अपील भी कहीं पर नहीं कर सकता। ठीक है, और यहाँ देखिए इसमें कहा गया कि अगर जो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर है अगर वो इस चीज़ से एग्जेम्पशन चाहता है, बचना चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे सबसे पहले एक जो प्रूफ कॉपी है वो सरकारी पत्रेक्षण को देनी होगी। ठीक है, एक कॉपी उसे सब पहले सरकार को देना होगा। ठीक है, जब ये कानून लाया गया तो इसे कहा गया गैगिंग एक्ट, दी गैगिंग एक्ट, मतलब मुंह बंद करने वाला कानून कहा गया। क्यों कहा गया मुंह बंद करने वाला, इसके दो फीचर्स तो आप देख सकते हैं कि इसमें भेदभाव किया गया था, डिस्क्रिमिनेशन किया गया था इंग्लिश न्यूज़पेपर और वर्नाकुलर प्रेस में, क्योंकि इस जो प्रतिबंध भी लगाए गए थे वो देसी भाषाओं के, क्षेत्र रीजनल लैंग्वेजेस के जो न्यूज़पेपर थे उन पर लगाए गए थे, ना कि इंग्लिश पर लगाए गए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अगर किसी का न्यूज़पेपर सीज हो जाता है, उनको बंद कर देती है सरकार, तो उनको अपील करने का भी कोई राइट नहीं था। तो अपील करने का तो राइट होना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से इस कानून को मुंह बंद करने वाला कानून कहा गया अंडर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसमें जो देखेंगे तो सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश और समाचार, ये वो पत्र हैं जो जिनको इस कानून के तहत मामले दर्ज किए गए थे। ठीक है, अब क्या हुआ, इस कानून का बहुत ही ज़्यादा विरोध हुआ। और यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, जो अमृत बाजार पत्रिका है उसने क्या किया, क्योंकि चूंकि ये जो कानून था वो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में जो पेपर छपते थे उनके लिए था, तो अमृत बाजार पत्रिका ने अपने आप को क्या किया, रातों रात इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अपने आप को क्या कर लिया, इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरीके से ये बच गई। आगे देखते हैं, जब इसका बहुत ही ज़्यादा विरोध हुआ, फाइनली जब रिपन आता है वायसराय बन करके, तो उसने क्या किया, 1882 में इसको रिपील कर दिया। तो ये जो कानून है 1878 में लिटन के द्वारा तो लाया जाता है, बट 1882 में रिपन के द्वारा इसे रिपील कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, ये गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, वायसराय, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, अभी आपको बस सुनना है। ठीक है, आगे आएंगी चीज़ें। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पर जो 1882 में 1882 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 4 माह के लिए, पत्रकारिता के लिए ही। फिर 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भी जेल की सज़ा हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर जो एक्ट है वो न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट 1908 का है। ठीक, 1908 का है। इसमें देख लेते हैं क्या है, समाचार पत्र अधिनियम इसे कहते हैं।
ये जो कानून था इसका मुख्य पर्पस, टाइम देखिए कब का है, 1908। इस समय जो है 1907 में सूरत का विभाजन हो गया था। हालांकि इस समय जो नेशनलिज्म की भावना है वो समाज के हर वर्ग तक अब धीरे धीरे पहुंच रही है। तो इसका सिर्फ एक मकसद था कि जो उग्रवादी हैं, ठीक है, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, उन पर कंट्रोल करना। क्योंकि सूरत का विभाजन हो गया था, सब अपना अपना काम करना शुरू कर दिए थे। एक तरफ एक्सट्रीमिस्ट थे और एक तरफ लिबरल्स थे, वो चले गए। तो इसमें उग्रवादियों पर कंट्रोल करने के लिए ये जो न्यूज़पेपर एक्ट था वो लाया गया था। इसमें भी डीएम को ये कहा गया कि वो किसी भी समाचार पत्र, न्यूज़पेपर की जो संपत्ति है, प्रिंटर है, वो सब कुछ जब्त कर सकते हैं अगर वो कुछ भी ऐसा पब्लिश करते हैं जिससे वायलेंस या किसी का मर्डर करना ये बढ़ता है। ठीक है, और ध्यान रखना यही वो टाइम है जब हमारे देश में क्रांतिकारी मूवमेंट, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट शुरू हो जाता है, जहाँ पर लोग मतलब हत्या करना, मर्डर करना शुरू कर देते हैं अंग्रेजों का। ठीक है, तो इस वजह से ये कानून लाया गया था। और ये इसी में तिलक को जेल हुई थी। ठीक है, तिलक को जेल हुई थी। और देखिए यहाँ पर मिलिटेंट लिख दिया गया है, हालांकि मिलिटेंट नहीं। ठीक है, तिलक को जेल हो गई थी, सेडिशन का चार्ज लगाया गया था और उनको मांडले जेल भेज दिया गया था 6 साल के लिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है इंडियन प्रेस एक्ट 1910। इंडियन प्रेस एक्ट 1910 का है ये जो कानून है। ये इसने क्या किया, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसी के प्रोविजंस को वापस इसने ला दिया। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के जो प्रोविजंस थे फिर से उस प्रोविजंस को वापस ला दिया। और इसी कानून के तहत कहा गया कि जो स्थानीय सरकारें हैं, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, वो किसी से भी रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी की मांग कर सकती हैं। ठीक है, वही बॉन्ड वगैरह फिल करवा सकती हैं या रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी की मांग कर सकती हैं। और बाकी उनकी प्रिंटिंग वगैरह को जब्त करने का भी राइट दिया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंडियन प्रेस एक्ट, इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट 1931। ये 1931 का एक्ट है। इसमें क्या बात की गई, इसमें कहा गया कि इसमें स्वीपिंग पावर्स दे दी गई प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को टू सप्रेस प्रोपेगेंडा फॉर सिविल डिसओबियंस मूवमेंट। देखिए उस समय क्या चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931। तो उस समय 1931 के जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये काम किया गया था इंडियन प्रेस एक्ट के द्वारा। ठीक है, ये प्रांतों को ये पावर दे दी गई थी। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट एक्ट थे उनके बारे में हम पढ़ लिया। अब हम चलेंगे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके दोनों ही जगह से पूछे जाएंगे, यहाँ से भी और यहाँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। चलिए अब हम पॉइंट वाइज चीज़ों को समझते हैं। पहला पॉइंट इसमें 1780 में बंगाल गजट जो न्यूज़पेपर था, भारत का पहला न्यूज़पेपर, वो स्टार्ट होता है। 1799 में वेलेज़ली ने पहला सेंसरशिप लाता है। हमने देख लिया सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 का किसके टाइम में आता है, वेलेज़ली के टाइम में। और इसने वार टाइम रिस्ट्रिक्शंस इस पर लगा दिया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो था 1818 में इस एक्ट को उसने क्या कर दिया था, डिस्पेंस कर दिया था। हालांकि उसने कुछ उसके जो प्रोविजंस थे उसको रिलैक्स किया और बाद में इसको ख़त्म कर दिया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि ये लॉर्ड लिटन के टाइम में पास किया गया था, आया था। और फाइनली जो रिपन था उसके समय में इस कानून को ख़त्म कर दिया गया था। रिपन का टाइम क्या है, 1882 में। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, और लॉर्ड लिटन का जो टाइम है वो कब से कब तक है, 1876 से 1880 तक का। ये जो एक्ट है वो डीएम को पावर देता था कि जो भी प्रिंटर है, पब्लिशर है, उसको एक बॉन्ड पर सिग्नेचर करने के लिए कह सकता है। और अगर उस बॉन्ड में क्या लिखा होगा कि अगर कुछ भी वो ऐसी बात लिखते हैं जिससे रिलीजियस, कास्ट, रेस, इन सब से इनके बीच में संघर्ष पैदा होता है, तो वो उनके मटेरियल सब कुछ को जब्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और यहाँ पर देखिए, अंडर दिस एक्ट प्रोसीडिंग वर इंस्टीट्यूट अगेंस्ट सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश। ठीक है, सहचर, सॉरी वहाँ पर एक जगह और था जो हमने पहले देखा था, वो सहचर। तो इन समाचार पत्रों पर ये समस्या आई, इसके तहत कानून मतलब मामले दर्ज किए गए। नेक्स्ट हमने देखा था कि 1882 में बाल गंगाधर तिलक को 4 महीने की जेल हुई थी फॉर एंटी ब्रिटिश जर्नलिज्म के लिए। नेक्स्ट है, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी पनिश्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी इन दिस फील्ड। जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पत्रकारिता के लिए सज़ा दी गई थी। इस क्षेत्र में सज़ा पाने वाले वो पहले भारतीय कौन है, बाल गंगाधर तिलक।
ठीक है, कैसे? और यहाँ एक पॉइंट और यहाँ पर समझिए, 1897, क्योंकि तिलक को एक बार ही नहीं सजा हुई, कई बार उन्हें सजा हुई इसी वजह से। ठीक, 1897 में क्या हुआ? आपको पता है कि इस समय इंडिया में प्लेग फैला हुआ था, स्पेशली महाराष्ट्र के इलाके में। और प्लेग फैला हुआ था तो उन्होंने एक ऐसी, मतलब जो उनकी पत्रिका थी केसरी, केसरी में उन्होंने लिखा कि जिस तरीके से शिवाजी ने, किसका? शिवाजी ने अफजल खान का मर्डर किया है वो एकदम सही था। इन्हीं चीज़ों को पढ़ करके जो चापेकर बंधु थे, चापेकर ब्रदर्स, बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर, इन्होंने क्या किया, जो उस समय प्लेग कमिश्नर हुआ करता था रैंड, उसको मार दिया। जब उसको मार दिया तो पूरी जांच हुई और इसमें दोषी किसको पाया गया? बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को कहा गया कि ये सब जो आपने किया है ये आपके लिखने की वजह से ऐसा हुआ है कि उन व्यक्तियों ने रैंड को मारा है। ठीक है, साथ ही जो शिवाजी फेस्टिवल था उसमें भी इस चीज़ को जस्टिफाई किया गया था, अफजल खान का जो मर्डर था शिवाजी के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्हें यही लगा कि इन्हीं के कहने से ऐसा हुआ है, फिर उन्हें 18 महीने का जेल हो जाती है। ठीक है, 18 महीने की जेल हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर, फ्री हिंदुस्तान न्यूज़पेपर। फ्री हिंदुस्तान न्यूज़पेपर जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तारकनाथ दास के द्वारा। तारकनाथ दास के द्वारा। कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका का मतलब वैंकूवर। वैंकूवर जो आज है वो कनाडा का एक आइलैंड है। तो तारकनाथ दास के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने अपने विचारों को पब्लिश करने के लिए एक मीडियम के रूप में इस्तेमाल किया था, किसका? न्यूज़पेपर या प्रेस का। ठीक है, 1821 में उन्होंने संवाद कौमुदी पब्लिश किया। संवाद कौमुदी, प्रज्ञा का चांद। ठीक है, प्रज्ञा का चांद। प्रज्ञा का चांद भी किसका है? राजा राम मोहन रॉय का है। और ये वीकली मैगजीन्स थे। एक साल बाद उन्होंने एक नया न्यूज़पेपर मिरातुल अखबार, मिरात उल अखबार या बुद्धि दर्पण, बुद्धि दर्पण, ये फारसी भाषा में छपता था। ठीक है, मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण, जो कि फारसी भाषा में छपता था और ये भी एक वीकली न्यूज़पेपर था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन मिरर के बारे में। इंडियन मिरर जो है वो पब्लिश होता था कहाँ से? कलकत्ता से। इंडियन मिरर कलकत्ता से पब्लिश होता था। और इसको किसने इस्टेब्लिश किया था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष। देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, करतार सिंह सराभा। देखिए ये हम गदर मूवमेंट पढ़ेंगे आगे चल करके। तो वहीं जो गदर पार्टी थी वही एक मैगजीन निकाला करती थी जिसको कहा जाता था गदर। ठीक है, कहाँ पर? अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और कनाडा में रह करके इन लोगों ने गदर मूवमेंट चलाया था भारत को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजी शासन से। ठीक है, तो जो गदर है वो एक वीकली यहाँ पर ये मैगजीन थी। और इसको जो पब्लिश किया गया था वो पहली बार जब पब्लिश किया गया था 1 नवंबर 1913, 1 नवंबर 1913। कहाँ से? सैन फ्रांसिस्को थे, सैन फ्रांसिस्को से। और जो पहला पत्र था, संस्करण था, वो छपा हुआ था उर्दू में। ध्यान रखना, गदर का जो फर्स्ट एडिशन था वो छपा हुआ था उर्दू भाषा में। बाद में देखेंगे 9 दिसंबर 1913 से 9 दिसंबर 1913 से ये गुरुमुखी लिपि होती है ना, सिख मुख्यतः पंजाबी वगैरह में जब पंजाबी लिखते हैं तो वहाँ पर गुरुमुखी लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। तो 1913 में ये गुरुमुखी लिपि में भी छपना शुरू हो गया। ठीक है, बाद में देखेंगे तो ये मराठी, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, इन सब में भी छपने लगा। और इसका एक एडिशन जो था वो पख्तूनी में भी छपा हुआ था। ठीक है, पख्तून लैंग्वेज जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान साइड बोली जाती है। तो इसका पर्पस क्या था? क्योंकि गदर मूवमेंट का मकसद क्या था? हिंदुस्तान को आज़ाद कराना। और अपनी बात वो रखने के लिए अन्य लैंग्वेजेस में अगर प्रिंट नहीं करेंगे तो लोग उनकी बात को कैसे जानेंगे, उनके विचार को कैसे समझेंगे। इस वजह से गदर मूवमेंट को अन्य भाषाओं में छापना शुरू कर दिया गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका जो है वो स्टार्ट की गई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा। शिशिर कुमार घोष के द्वारा। कहाँ पर? कलकत्ता में 1868 में। और ये बंगाली में छपती थी। लेकिन यही वो पत्रिका है जो अंग्रेज़ों के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए इसने अपने आप को रातों रात अंग्रेजी में कन्वर्ट
कर लिया था। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट, गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली स्टार्ट किया था, बंगाली नाम से ही पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। बाद में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को ये ट्रांसफ़र कर दिया गया, अब ये पब्लिश करने लगे 1879 से। गिरीश चंद्र घोष, उन्होंने हिंदू पैट्रियोट, ठीक है, हिंदू पैट्रियोट, इसकी भी स्थापना किसने किया था? गिरीश चंद्र घोष ने किया था। बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी भी इसके संपादक बने। हरिश्चंद्र मुखर्जी हिंदू पैट्रियोट के संपादक बन गए। क्लियर है? 1881 में तिलक ने 2 न्यूज़पेपर, केसरी और मराठा, हालांकि ये मराठा नहीं है, महारट्टा है, ठीक है, अगर आप देखेंगे थोड़ा विकिपीडिया वगैरह पे तो वहाँ पर आपको मराठा नहीं मिलेगा, वो महारट्टा है, ठीक है। तो 2 न्यूज़पेपर इन्होंने पब्लिश किया है, केसरी और दूसरा मराठा। केसरी जो था वो जो इन मराठी वॉज द मेन न्यूज़पेपर ऑफ तिलक होम रूल मूवमेंट। अभी जब हम आंदोलन पढ़ेंगे होम रूल लीग मूवमेंट, तो वहाँ पर ये जो है केसरी न्यूज़पेपर, ये इनका मेन न्यूज़पेपर बन जाता है। और केसरी किस लैंग्वेज में छपता था? तो ये केसरी मराठी लैंग्वेज में प्रिंट होता था, और जो मराठा है वो किस लैंग्वेज में प्रिंट होता था? वो होता था इंग्लिश में। किस लैंग्वेज में? इंग्लिश में, ठीक है। चलिए पहले इसमें देखेंगे तो केलकर वॉज द एडिटर ऑफ केसरी एंड मराठा और वाज एडिटेड बाई अगरकर, ठीक है, और मराठा जो है वो पब्लिश होता था इंग्लिश में। यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, 1 मिनट, यहाँ पर जो हमने बात किया कि जो केलकर हैं वो एडिटर थे केसरी के, ठीक है, और मराठा जो एडिटर कौन थे? आगरकर थे, ध्यान रखना है ये बात। नेक्स्ट, बंगवासी काल केसरी, बंगवासी काल केसरी, ये जो मैगजीन्स हैं इन्होंने सपोर्ट किया था रिवोल्यूशनरी मूवमेंट को, और जो मॉडरेट पॉलिसीज़ थी 1885 से 1905 के दौर का कांग्रेस का, जिसको हम उदारवादी चरण कहते हैं, इसकी बहुत ही ज़्यादा इन लोगों ने आलोचना किया था। स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई रिवोल्यूशनरी मूवमेंट को सपोर्ट करता है तो कोई भी जो लिबरल कांग्रेसी थे उस समय उसको सपोर्ट तो नहीं करेगा, ठीक है। इसके अलावा जो संध्या, युगांतर, काल, इन सब ने भी यहाँ पर रिवोल्यूशनरी जो एक्सट्रीमिज़म था उसको सपोर्ट किया था। तो आपको ध्यान रखना है, बंगवासी, काल, केसरी, संध्या, युगांतर, इन सभी मैगजीन ने जो क्रांतिकारी आंदोलन था उसको सपोर्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर ने 1858 में सोम प्रकाश न्यूज़पेपर को पब्लिश करना शुरू किया, और इन्होंने इंडिगो रिवोल्यूशनरी जो नील आंदोलन हुआ था उसको सपोर्ट भी किया, ठीक है, इन्होंने, ईश्वरचंद विद्यासागर ने। यहाँ पर देखिए, फ्री प्रेस जनरल, फ्री प्रेस जनरल क्या थी? फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी हुआ करती थी, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। कब? 1903 में। 1903 में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया था, और इसमें देखेंगे तो इसके जो पहले एडिटर थे वो कौन थे? मनसुख लाल नज़र। मनसुख लाल नज़र, नाम काफ़ी अच्छा है, मनसुख लाल नज़र इसके फर्स्ट एडिटर थे, और इसको पब्लिश किया जाता था गुजराती में, हिंदी में, तमिल में, इंग्लिश में। उर्दू वगैरह में ये नहीं प्रिंट होता था। तो गुजराती, हिंदी, तमिल और इंग्लिश, इन 4 लैंग्वेजेस में इंडियन ओपिनियन पब्लिश होता था। क्लियर? और जो मनसुख लाल नज़र हैं, आपको पता है कि गांधी जी ने नटाल कांग्रेस की भी स्थापना की थी। उस नटाल कांग्रेस की सचिव हुआ करते थे मनसुख लाल नज़र, और इन्हीं को एडिटर भी बना दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है यंग इंडिया। यंग इंडिया जो है वो पब्लिश होता था बाई वीकली। कहाँ से पब्लिश होता था? बॉम्बे से, ठीक है, यंग इंडिया। और 8 अक्टूबर 1919 से ये शुरू होना, मतलब ये पहले बाई वीकली था और फिर ये वीकली हो गया अहमदाबाद से, ठीक है। तो यंग इंडिया जो है वो पब्लिश होता था पहले बाई वीकली, फिर वीकली पब्लिश होना शुरू हो गया अहमदाबाद से। अब इसके जो प्रारंभिक एडिटर थे देखेंगे तो जमुना दास द्वारकादास और शंकर लाल बैंकर। जमुना दास द्वारकादास और शंकर लाल बैंकर, ये पहले इसके एडिटर हुआ करते थे। लेकिन 1999, यहाँ देखिए 1919 में 8 अक्टूबर 1919 में महात्मा गांधी बन गए इस न्यूज़पेपर के, यंग इंडिया के एडिटर। तो पहले तो जमुना दास द्वारकादास थे,
शंकरलाल बैंकर ये थे, और बाद में महात्मा गांधी बन जाते हैं इसके एडिटर यंग इंडिया के, ध्यान रखना, ठीक है। जमुना दास, द्वारका दास और शंकरलाल बैंकर ये जो हैं ये होम रूल मूवमेंट के में जो एनिमेशन का लीग था उसके ये मेंबर हुआ करते थे, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके ये मेंबर थे। एक बाल गंगाधर तिलक की थी, लेकिन ये एनिमेशन की साइड से काम कर रहे थे। इंडिगो रिवोल्ट जो नील आंदोलन हुआ था, नील विद्रोह हुआ था, उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर हरिश्चंद्र मुखर्जी जो एडिटर थे हिंदू पैट्रियोट के, इन्होंने भी काफ़ी काम इसमें किया था, ठीक है। और एक सीधी लड़ाई थी किसानों की और नील उगाने वाले लोग थे। नेक्स्ट, गिरीश चंद्र घोष। गिरीश चंद्र घोष जो हैं वो एडिटर थे हिंदू पैट्रियोट के पहले 2 साल 1853 से 1855, बाद में फिर हरिश्चंद्र मुखर्जी बन गए एडिटर हिंदू पैट्रियोट के, और इन्होंने इंडिगो फार्मर्स के बारे में खुल करके बोला, उनके शोषण को उजागर किया, उनकी जो समस्याएं थी उनको न्यूज़पेपर में छापा करते थे बिना डर के, ठीक है। ही हेल्प्स दीज फार्मर्स इन ऑल पॉसिबल वेज, जो भी वो कर सकते थे उन्होंने इन किसानों की मदद किया। नेक्स्ट पॉइंट है कृष्णदास पाल। कृष्णदास पाल जो है वो बाद में इसके एडिटर बन जाते हैं हिंदू पैट्रियोट के। नेक्स्ट, अरविंद घोष। जो अरविंदो घोष हैं वो जो वंदे मातरम, यहाँ देखिए वंदे मातरम, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था या मैगजीन थी, और ये वीकली पब्लिश होती थी, ठीक है, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम के एडिटर या कौन, संपादक कौन, अरविंद घोष। नेक्स्ट, 1931 कामेश्वर सिंह ऑफ दरभंगा, ध्यान से देखिएगा, कामेश्वर सिंह जो दरभंगा के थे, इन्होंने द इंडियन नेशन की स्थापना किया, द इंडियन नेशन की स्थापना किया दरभंगा के कामेश्वर सिंह ने। बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, और ये जो है वो पब्लिश होता था कहाँ से, पटना से पब्लिश होता था। नेक्स्ट पॉइंट है रामकृष्ण पिल्लई। रामकृष्ण पिल्लई जो है वो एडिटर थे किसके, स्वदेश वाहिनी के, किसके, स्वदेश वाहिनी और स्वदेश भामिनी, 2 मैगजीन आप देख रहे होंगे यहाँ पर, स्वदेश वाहिनी और स्वदेशाभिमानी ऐसे पढ़ा जाएगा इसको, स्वदेशाभिमानी और स्वदेश वाहिनी। गांधी जी ने हरिजन स्टार्ट किया इंग्लिश में, हरिजन, और हरिजन बंधु गुजराती में, और हरिजन सेवक हिंदी में। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 3 पत्र हैं और 3 न्यूज़पेपर हैं और 3 लैंग्वेज है। हरिजन जो है वो इंग्लिश में पब्लिश होता था, हरिजन बंधु जो है वो गुजराती में पब्लिश होता था, और हरिजन सेवक ये पब्लिश होता था किसमें, हिंदी में। तो इन तीनों को तो आपको ध्यान रखना ही है। ये सभी जो है वो वीकली मैगजीन्स थी, ठीक है, ये सभी क्या थे, वीकली मैगजीन्स थे। जो पहला एडिशन था हरिजन का वो पब्लिश हुआ था 11 फरवरी 1933 को यरवदा सेंट्रल जेल से, क्योंकि इस समय तक गांधी जी सविनय मूवमेंट, जो सिविल डिसोबियंस मूवमेंट था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसको लेकर के चर्चा में थे, और सरकार ने इन्हें पकड़ करके जेल में बंद किया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, जब गांधी जी ने फिर से इस आंदोलन को स्टार्ट करने की कोशिश की थी। तो उस समय तक तो ये जेल में थे, और वहीं से इन्होंने हरिजन को पब्लिश करना शुरू किया था, ठीक है। और ये यरवदा जेल कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। 1924 में जुलाई, यहाँ पर इन्होंने अंबेडकर साहब ने एक इंस्टीट्यूट को फाउंड किया, उसका नाम क्या है, बहिष्कृत हितकारी सभा। बहिष्कृत हितकारी सभा, नाम से ही लग रहा है, बहिष्कृत का मतलब क्या होता है, जो निकाल दिए गए। निकाल दिए गए का मतलब उस समय जिनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था, जैसे कि जो दलित वर्ग थे। जब भी भीमराव अम्बेडकर की बात आएगी तो उनका संबंध किससे जोड़ा जाता है, मुख्यतः जब सोशल रिफॉर्म की बात करेंगे तो सोशल रिफॉर्म में उनका जो योगदान है वो दलितों के उत्थान के लिए है। तो बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की गई। पर्पस क्या था, प्रमोट करना मोरली और फिजिकली किसको, अनटचेबल्स को नैतिक और भौतिक रूप से उनका उत्थान करने के लिए बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना किया था, ठीक है। और ध्यान रखना है, इन्होंने ही एक मैगजीन भी पब्लिश किया जो सेमी मंथली थी, सेमी मंथली का मतलब 15-15 दिन में, और उसका नाम है बहिष्कृत भारत। क्या नाम है, बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत नाम से भीमराव अम्बेडकर ने इस मैगजीन को भी पब्लिश करना शुरू किया। नेक्स्ट, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू वीकली मैगजीन स्टार्ट किया जिसका नाम क्या है, अल हिलाल। क्या नाम है, अल हिलाल। इसका प्रकाशन शुरू किया। और देखेंगे अल विलाग, अल हिलाल हो गया और एक अल विलाग भी है,
जो कि 1915 में स्टार्ट हुआ था। 1912 में तो हो गया अल हिलाल, 1915 में हो गया अल विलाग। ठीक है, और ध्यान रखना है अल हिलाल जो था वो बैन लगा दिया गया था इस पर 1914 के प्रेस एक्ट के तहत। जो प्रेस एक्ट है उसके तहत 1914 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है लाला लाजपत राय के बारे में। लाला लाजपत राय ने वंदे मातरम शुरू किया था, जो कि एक उर्दू डेली था, और द पीपुल वीकली ये इंग्लिश में पब्लिश होता था। द पीपुल वीकली इंग्लिश में और वंदे मातरम उर्दू में ये पब्लिश होता था लाला लाजपत राय के द्वारा। ठीक है, इसके पहले ही हैड ऑलरेडी पब्लिश्ड यंग इंडिया इन अमेरिका। यंग इंडिया इन्होंने भी पब्लिश कर चुके हैं, ये कहाँ पर, अमेरिका में। नेक्स्ट है जॉर्ज एलन। जॉर्ज एलन ने पब्लिश किया था द पायनियर। द पायनियर जो कि प्रयागराज, आज के इलाहाबाद, मतलब आज के इलाहाबाद और इलाहाबाद और आज का प्रयागराज, यहाँ से पब्लिश होता था जॉर्ज एलन के द्वारा। नेक्स्ट है कौमी आवाज़। कौमी आवाज़, कौमी आवाज़ जो है वो एक उर्दू न्यूज़पेपर है। वर्ड से भी समझ में आ रहा है, कौम का मतलब होता है देश, शायद ऐसे कुछ। कौमी आवाज़ जो है वो एक उर्दू न्यूज़पेपर है जो कि स्टार्ट किया गया था जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई के द्वारा 1945 में, और ये 1997 में हालांकि पब्लिश होना बंद हो गया था। और ये जो पब्लिकेशन था कहाँ से शुरू हुआ था, तो शुरुआत इसकी की गई थी लखनऊ से। कहाँ से, लखनऊ से। ठीक है, ध्यान रखना, कौमी आवाज़। नेक्स्ट है राष्ट्रगुफ्तार। राष्ट्रगुफ्तार जो है ये किससे संबंधित है, दादा भाई नौरोजी से। दादा भाई नौरोजी इसको पब्लिश किया करते थे। अब यहाँ पर एक पॉइंट है मोतीलाल नेहरू के बारे में। मोतीलाल नेहरू ने एक पत्र निकाला था, उसका क्या नाम था, इंडिपेंडेंट। क्या नाम था, इंडिपेंडेंट नाम से एक समाचार पत्र, न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। कॉमनवेल, कॉमनवेल जो है वो एनिबेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता था। कहाँ से, मद्रास से। कॉमनवेल और न्यू इंडिया ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जब होम रूल लीग मूवमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जो एनिबेशन की लीग थी वो इन्हीं न्यूज़पेपर के माध्यम से, कॉमनवेल और न्यू इंडिया, इसी के माध्यम से वो अपनी बातों को जो निचले स्तर तक पहुँचाया करते थे। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे क्वेश्चन की ओर। द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया वॉज बंगाल गजट, पायनियर, हिंदुस्तान टाइम्स, संबाद कौमुदी। तो स्वाभाविक है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द बंगाल गजट। जेम्स अगस्टस हिक्की, बाद में बंद कर दिया जाता है इसे। हु एमंग द फॉलोइंग हैड प्राइमरली इम्प्लीमेंटेड द प्रेस सेंसरशिप। किसने प्रेस सेंसरशिप सबसे पहले अप्लाई किया, लागू किया था, इम्प्लीमेंट किया था। वेलेजली, जॉन एडम्स, हेस्टिंग्स, डलहौजी। तो हमने देखा था ये कौन था, वेलेजली, जो कि फ्रांसीसियों के आक्रमण के डर से यहाँ पर 1799 में ही प्रेस एक्ट ला दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग रिपील्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। किसने रिपील किया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, किसने रिपील किया था, तो रिपील किया था किसने, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। तो मिंटो कर्जन की तो कोई बात ही नहीं है, दो हैं, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन। तो लिटन ने क्या किया था, इसको तो इस कानून को लाया था 1878 में, 1878 में। और 1882 में क्या किया गया था, रिपन के द्वारा इसे रिपील कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू जेल इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी एज ए जर्नलिस्ट। भारत का वो कौन सा व्यक्ति है जो अपनी पत्रकारिता की वजह से पहली बार जेल जाता है। ठीक है, भारत का पहला व्यक्ति, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मोतीलाल घोष। तो बाल गंगाधर तिलक 1882 में ही इनको जेल जाना पड़ता है 4 महीने के लिए। क्लियर है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी जाते हैं उसके बाद। नेक्स्ट, हु इन अमेरिका स्टार्टेड टू इश्यू न्यूज़पेपर फ्री इंडिया। फ्री इंडिया जो अखबार है वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता था, कहाँ से, अमेरिका से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रामनाथपुरी, लाला हरदयाल, जीडी कुमार, तारकनाथ दास। इसमें से सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तारकनाथ दास। ठीक है, ये जो फ्री इंडिया या फ्री हिंदुस्तान जो अखबार था वो तारकनाथ दास के द्वारा वैंकूवर से पब्लिश होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्शियन वीकली मिरातुल अखबार वॉज पब्लिश्ड बाई। जो मिरातुल अखबार है वो पब्लिश किया जाता था किसके द्वारा,
लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन रॉय, सर सैयद अहमद खां, मौलाना सिबली नोमानी। तो आपको बताना है मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार जो है वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन रॉय। और राजा राम मोहन रॉय को कई भाषाओं का ज्ञान था, ठीक है। इस वजह से उन्होंने तो एक नहीं कई अखबार उन्होंने निकाले थे। मिरातुल अखबार को और एक नाम से जानते हैं, किस नाम से? बुद्धि दर्पण। किस नाम से? बुद्धि दर्पण। बुद्धि के लिए दर्पण का काम करेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर उद्दंड मार्तंड, उद्दंड मार्तंड ये कहाँ से पब्लिश होता था? उद्दंड मार्तंड, ध्यान रखना है, ये हिंदी का पहला न्यूज़पेपर है जो कहाँ से पब्लिश होता था? कोलकाता, पटना, इलाहाबाद, लखनऊ। इसका सही आंसर क्या होगा? तो जो उद्दंड मार्तंड है ये पब्लिश होता था कहाँ से? कोलकाता से, ठीक है, कोलकाता से। और इसके जो एडिटर थे वो कौन थे? जुगुल किशोर शुक्ल। कौन? जुगुल किशोर शुक्ल, ये इसके एडिटर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द जर्नल गदर वाज ऑफ गदर पार्टी वॉज ए, क्या था? गदर जो है, गदर पार्टी का जो गदर जर्नल था वो क्या था? मंथली था, फोर्टनाइटली, वीकली, डेली? तो आपको सही आंसर यहाँ पर बताना है। तो जो गदर जर्नल था वो एक वीकली जर्नल था। क्लियर है? कोई समस्या यहाँ तक? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम वेयर द इंडियन मिरर न्यूज़पेपर वॉज पब्लिश्ड इन 1880। इंडियन मिरर जो अखबार था वो 1880 में कहाँ से पब्लिश होना शुरू किया? बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, पौंडीचेरी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो जो इंडियन मिरर है वो पब्लिश होता था कहाँ से? कलकत्ता से, ठीक है। आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। जो ये अखबार है वो कलकत्ता से पब्लिश होता था, देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा ये पब्लिश किया जाता था 1861 से। बाद में यहाँ देखें चंद्रसेन और नरेंद्रनाथ सेन, ये भी इसके ये एडिटर जो एडिटोरियल डिपार्टमेंट थे उसमें ये शामिल थे। और ये डेली न्यूज़पेपर था, ठीक है, डेली छपता था ये, द इंडियन मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वाज द फर्स्ट इशू ऑफ जर्नल गदर पब्लिश्ड। जो गदर है वो पहले किन किन भाषाओं में छपता था और जो इसका पहला एडिशन था वो किस भाषा में छपा था? फर्स्ट इशू जो हुआ था, तो हमने बात किया था कि वो जो छपा हुआ था वो उर्दू में पब्लिश हुआ था, ठीक है, उर्दू में था। और 9 दिसंबर 1913 से, हमने बात किया है ना पहले, 9 दिसंबर 1913 से ये गुरुमुखी में भी छपने लगा, गुरुमुखी लिपि में छपने लगा। और बाद में मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती इसमें भी ये पब्लिश होना शुरू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु फाउंडेड अमृत बाजार पत्रिका? गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, शिशिर कुमार घोष? अमृत बाजार पत्रिका की बात हो रही है, एबीपी, ठीक है, एबीपी। जो आज एबीपी न्यूज़ है शायद ये उसी का ही एक हिस्सा है, ठीक है, यहीं से ये आगे बढ़ता गया है अमृत बाजार पत्रिका। तो अमृत बाजार पत्रिका है वो फाउंड किया था किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष के द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये डी है, ठीक है, शिशिर कुमार घोष। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए आप। अमृत बाजार पत्रिका जो है 1868 में कोलकाता से पब्लिश होता था शिशिर कुमार घोष के द्वारा। ये पहले बंगाली लैंग्वेज में ही प्राइमरली ये पब्लिश होता था, बाद में इंग्लिश हो गया था। क्यों? रातों रात ही चेंज हो गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए, ठीक है। और जो गिरीश चंद्र घोष हैं उन्होंने बंगाली भी पब्लिश किया था, बंगाली पत्रिका जो है। बाद में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसको ये जो बंगाली पत्रिका है इसको ओवरटेक कर लिया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाई लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक टू सर्व द काज ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन सी न्यूज़पेपर को पब्लिश किया जाता था भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के लिए? गदर, फ्री हिंदुस्तान, केसरी, स्वदेश मित्र? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केसरी। क्योंकि बाल गंगाधर तिलक के दो अखबार इंपॉर्टेंट है, केसरी और मराठा। केसरी जो है वो किस भाषा में छपता था? इंग्लिश भाषा में, सॉरी, केसरी मराठी भाषा में और मराठा जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में। तो केसरी का उन्होंने इस्तेमाल ज़्यादा किया था। नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर सोम प्रकाश? सोम प्रकाश जो अखबार है उसको किसके द्वारा शुरू किया गया था? दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोम प्रकाश का जो प्रकाशन है वो शुरू हुआ था 1859 में। कब? 1859
1909 में, और किसने शुरू किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसको शुरू किया था। साप्ताहिक था, वीकली था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द लैंग्वेज इन विच इंडियन ओपिनियन पेपर वाज पब्लिश्ड? किस भाषा में इंडियन ओपिनियन पब्लिश नहीं होता था? ठीक है, तो इंडियन ओपिनियन के बारे में हमने देखा था, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा पब्लिश किया जाता था। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। और ये जो पब्लिश होता था गुजराती, हिंदी, तमिल और इंग्लिश। ठीक है, गुजराती, हिंदी, तमिल और इंग्लिश। तो हमने वहाँ पर भी बात किया था कि उर्दू में ये पब्लिश नहीं होती थी। तो कुछ ऐसी लैंग्वेज, जैसे इस क्वेश्चन में है, अगर आपको ये पता था कि उर्दू में लैंग्वेज ये पब्लिश नहीं होती उर्दू लैंग्वेज में, और जो कि हमने डिटेल में भी देखा था, तो आसानी से आप यहाँ पर पकड़ लेते, इंग्लिश, तमिल और गुजराती। ठीक है, तो इनमें तो पब्लिश होती थी, बाकी उर्दू में पब्लिश नहीं होती थी। तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चन भी किया। अब आप इन चीज़ों को याद करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही फैक्चुअल टॉपिक था। कुछ अभी जब हम 1900 के बाद चलेंगे ना, 1900 के बाद, तो वहाँ पर हमें घटनाएं थोड़ी अच्छी लगेंगी। अभी फैक्चुअल टॉपिक सारे चल रहे हैं, तो यहाँ पर पढ़ने के अलावा, याद करने के अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। जितनी बार आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, वो आपको आपके दिमाग में कम्प्लीटली सेट हो जाएगी, बैठ जाएगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।